नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार 28 मई को इंडिया गठबंधन संसद के दोनों सदनों में नीट विवाद पर एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन दलों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे पहले नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए के दफ्तर में घुस गए। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए एनटीए के गेट पर अंदर से ताला लगा दिया। सीबीआई ने गुरुवार को नीट यूजी केस में पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई की टीम अभियुक्तों को लेकर पटना स्थित दफ्तर पहुंची। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों अभियुक्तों को रिमांड पर भेज दिया है। नीट पेपर लीक का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की यूथ विंग प्रदर्शन कर रही थी, तभी पुलिस ने वहां जमकर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा गया। कई छात्रों के हाथ तोड़ दिए और कुछ छात्र बेहोश हो गए। पुलिस ने कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने वाली अहमदाबाद की कंपनी एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार पड़ताल में सामने आया है कि ये कंपनी कई राज्यों में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के आरोपों में घिरी हुई है। इसके संस्थापक निदेशक सुरेश चंद्र आर्य सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नामक एक प्रमुख हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं। उनके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े भाजपा नेता शामिल होते हैं। कई राज्य सरकारें इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर चुकी हैं। सुरेश चंद्र के बेटे यानी एडुटेस्ट के प्रबंध निदेशक विनीत आर्य को 2017 में जेल भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार की एक संस्था और कई राज्यों की भाजपा सरकारें इसे परीक्षा आयोजित करवाने के ठेके देते रहती हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्हें कभी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का दबाव का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वो 24 साल से जज के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया है। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सवाल जवाब के सेशन में उन्होंने ये बात कही। सीजे चंद्रचूड़ से पूछा गया था कि क्या कभी न्यायपालिका पर कोई राजनीतिक दबाव रहा है, खासतौर से पिछले कुछ सालों में। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इस सवाल पर सीजे चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक दबाव, अगर आपका मतलब सरकार की तरफ से किसी तरह के प्रेशर को लेकर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 साल मैं जज हूँ। मैंने कभी भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह के दबाव का सामना नहीं किया है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों के रूप में सैनिकों की भर्ती हाल के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा रही। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अग्निपथ का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सरकार बदलाव के लिए तैयार है और इस पर चर्चा चल रही है। द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि जैसे ही अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के 2 साल पूरे हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की अध्यक्षता वाले रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग यानी डीएमए ने योजना पर बलों से प्रतिक्रिया मांगी। मोटे तौर पर सुझावों में प्रवेश संख्या बढ़ाने, स्थायी भर्ती को 25% से बढ़ाकर कम से कम 50% करने की सिफारिश शामिल है। साथ ही पर्याप्त तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए तकनीकी मार्ग से प्रवेश के लिए आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का भी प्रस्ताव है। रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर्स को जोर का झटका दिया है। कंपनी ने हर तरह के प्लान की दरों में 12.5 से 25% का इजाफा किया है। नई दरें 3 जुलाई से लागू होंगी। जियो का बेस प्लान जो अब तक 155 रुपए का था, उसे बढ़ाकर 189 रुपए का कर दिया गया है। जियो ने कुल मिलाकर 17 प्रीपेड और 2 पोस्टपेड प्लान की दरें बढ़ाई हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। मानसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ नजर आए। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं में बातचीत भी हुई। इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें विधानसभा में दोनों नेता एक साथ लिफ्ट का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। इंतजार के दौरान राज्य के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई और वो एक साथ लिफ्ट में जाते हैं। हालांकि ठाकरे ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा ये इनफॉर्मल बातचीत थी। ठाकरे ने मीडिया से कहा कि हमारी मुलाकात संयोगवश हुई और ये एक अनौपचारिक बातचीत थी। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं इस पत्र को संसद की विश्वसनीयता पर प्रभाव डालने वाले एक बहुत ही गंभीर विषय के संदर्भ में लिख रहा हूँ। कल यानी 26 जून को स्पीकर चुने जाने के बाद लोग आपको बधाई दे रहे थे। सदन में सौहार्द का माहौल था। स्पीकर की कुर्सी से आपने अपने भाषण में 49 साल पहले लागू हुए आपातकाल का जिक्र किया, जो काफी चौंकाने वाला था।
इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी संसद के इतिहास में चेयर से कभी नहीं की गई। वेणुगोपाल बोले, स्पीकर बनने के बाद अध्यक्ष ने जो ये पहला काम किया है बहुत गंभीर है। उन्होंने लिखा, मैं राष्ट्रीय इंडियन कांग्रेस की ओर से संसद की परंपराओं का मजाक बनाने पर गहरी निंदा और दुख प्रकट करता हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में शपथ के बाद जय संविधान बोला। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला बोले, संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, बोलने की क्या जरूरत है। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने आपत्ति जताई तो स्पीकर बोले, किस पे आपत्ति है, किस पे नहीं, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। शशि थरूर के संविधान की जय बोलने पर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। अब उस पर प्रियंका गांधी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। संसद में सत्ता पक्ष लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा। बता दें, बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली है। चुनाव के दौरान कुछ नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही, जिससे विपक्ष को फायदा हो गया। अब बहुमत में नहीं है, फिर भी विपक्ष का मौका दे रहे हैं कि वो संविधान को मुद्दा बनाएं। इंदिरा गांधी की निंदा सदन में कर रहे हैं, इससे विपक्ष फिर संविधान करे। यानी बीजेपी का गुस्सा बीजेपी को ही नुकसान कर रहा है। संसद टीवी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। चर्चा में आने का काम वही है कि पीएम मोदी को अधिक दिखाना और विपक्ष को कम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया। नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 बार, सरकार को 108 बार, विपक्ष को 18 बार। उन्होंने कहा कि संसद टीवी सदन की कार्रवाई दिखाने के लिए है, कैमरा जीबी की आत्मोग्धता के लिए नहीं। बता दें, जब राहुल गांधी नेता विपक्ष बने तो कहा जाने लगा कि अब संसद टीवी को उन्हें अधिक दिखाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना तो मोदी सरकार कुछ बदलाव लाने जा रही है और ना तो संसद टीवी। बिहार में बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार एनडीए में टेंशन पैदा कर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री चेहरा और सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट बने रहने पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी इच्छा है और नेतृत्व को भी बताया है कि पूर्ण बहुमत के साथ अकेले बीजेपी अपने दम पर आए और सरकार बनाए और एनडीए को भी अपने साथ बढ़ाए, और इसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। वो पार्टी तय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को निशाना बनाया और कहा कि आयातित माल नहीं चलेगा। बता दें, बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान नीतीश कुमार को टेंशन दे सकते हैं और ऐसे बयानों के कारण नीतीश कुमार फिर पाला बदलने की सोच सकते हैं। और आपको बता दूं, केंद्र में एनडीए सरकार है, बीजेपी को बहुमत नहीं है। अगर नीतीश पाला बदलते हैं तो सरकार गिर जाएगी। अश्विनी चौबे के बयान पर बाकी बीजेपी नेता तो चुप रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जेडीयू सांसदों और ललन सिंह से मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं और लिखा है कि जेडीयू के सांसदों के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टियों को एक साथ काम करने और बिहार में खराब शासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से लड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को विकास के रास्ते पर ले गए हैं। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने भी अश्विनी चौबे और अगले चुनाव में क्या नीतीश के नेतृत्व में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। एक तरफ अश्विनी चौबे अकेले बीजेपी के बहुमत की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी विधायक ने नीतीश को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, जिसके बाद बीजेपी साफ हो जाएगी। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश इंडिया ब्लॉक में वापस आ जाएंगे। इसके बाद बिहार में भी बीजेपी नहीं रहेगी। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय ने पावरफुल वॉइस के लिए पेन पेंटर पुरस्कार जीता है। अवार्ड मिलने की घोषणा भारत में उनके खिलाफ 14 साल पहले की टिप्पणियों के लिए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई को मंजूरी देने के कुछ हफ्तों बाद आई है। रॉय ने कहा कि वो साल के पेन पेंटर पुरस्कार से सम्मानित होने पर खुश हैं। बता दें, रॉय बुकर पुरस्कार विजेता राइटर हैं और उन्होंने भारत में मानवाधिकार मुद्दों के साथ साथ विश्व स्तर पर युद्ध और पूंजीवाद के बारे में भी लिखा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। महान अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारतीय मतदाताओं की राय से साबित होता है।
देर रात शांति निकेतन स्थित अपने घर पहुंचे डॉक्टर सेन इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि देश को एक दशक के बाद विपक्ष का कोई नेता मिला है। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक आजादी को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत के संबंध में मोदी सरकार को चुभने वाली बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों, हेट स्पीच का जिक्र है और अल्पसंख्यकों के घरों पर पूजा घरों के ध्वस्तीकरण के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में अमेरिका ने अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंसक हमलों का उल्लेख किया है। साथ ही यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ती कट्टरता पर भी चिंता जताई है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं। मोदी शासन में बढ़ती घटनाओं को लेकर अमेरिका के राजदूत रशद हुसैन ने भारतीय पुलिस के प्रयासों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में ईसाई समुदायों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप में पूजा स्थलों को बाधित किया। भीड़ ने जब उन पर हमला किया तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फिर धर्मांतरण के आरोप में पीड़ितों को गिरफ्तार कर लिया गया। दशकों से अमेरिका भारत के साथ मधुर संबंधों की मांग करता रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम सुधारों ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 वर्षों में भारत 11वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। महामारी और संघर्षों के बावजूद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत इस विकास दर को हासिल करने में सक्षम हुआ है। ये पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में लिए गए सुधारों और निर्णयों के कारण संभव हुआ है। आज भारत वैश्विक विकास में 15% का योगदान देता है। सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर बात कही। इस दौरान विपक्ष ने जमकर शोर मचाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सही माहौल बनाने में जुटी हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति ने विपक्षी सांसदों को सुनिए कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, इनमें अगर किसी भी वजह से रुकावट आए तो ये उचित नहीं है। इन परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नई लोकसभा के गठन के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से पहले एक बड़ा बवाल सेंगोल को लेकर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी ने मांग की है कि संसद में लगे सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी लगाई जाए। उन्होंने संसद पद की शपथ लेने के बाद ही प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सेंगोल राजा महाराजाओं का प्रतीक है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि सेंगोल को संसद में नहीं बल्कि म्यूजियम में होना चाहिए। सेंगोल को संसद से हटाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो पीएम जी ने प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते हुए वो भूल गए, इसलिए उन्होंने ये मांग की है। जब प्रधानमंत्री भी प्रणाम करना भूल गए तो उनकी भी यही इच्छा रही होगी। बता दें, मई 2023 में पीएम मोदी ने संसद के नए परिसर में सेंगोल को स्थापित किया था। पीएम मोदी ने तब तमिलनाडु के अधीनम मठ से सेंगोल स्वीकार किया था और इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी के संसद से सेंगोल हटाने की मांग के बाद बीजेपी नेता बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत के इतिहास और संस्कृति का समाजवादी पार्टी सम्मान नहीं करती है। सपा के शीर्ष नेताओं का सेंगोल को लेकर दिया बयान निंदनीय है। ये तमिल संस्कृति के लिए इंडिया गठबंधन की नफरत को भी दिखाता है। सेंगोल भारत का गर्व है। जैसे जैसे मॉनसून दस्तक दे रहा है, वैसे वैसे अयोध्या के विकास के दावे पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। बीते मंगलवार की रात और बुधवार को हुई बारिश के बाद राजपथ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाला रास्ता जलमग्न हो गया, तो वहीं आसपास की कॉलोनियां भी जलमग्न हो गईं। राम जन्मभूमि और मंदिर को जाने वाले जन्मभूमि पथ पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। यही नहीं, नाली का गंदा पानी बारिश के साथ सड़कों पर बहने से अयोध्या वासियों और राम भक्तों को काफी परेशानी दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी जवानों का कैंप देखिए, बारिश का पानी अंदर तक घुस गया है।
जवानों के खाने पीने का सामान पानी में तैर रहा है। ये जवान 39 बटालियन पीएसी मिर्जापुर से आए हैं, जिनका कैंप कांशीराम कॉलोनी के ठीक सामने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, अब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह गुस्सा जाहिर करते हुए तानाशाह के विनाश की प्रार्थना तक कर डाली। उन्होंने लिखा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दी, लेकिन अब प्रार्थना रहे कि तानाशाह का विनाश हो। खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश मामले को लेकर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने बुधवार को कहा कि अमेरिका का मानना है कि भारत इस मामले को लेकर संवेदनशील है और भारत के साथ हमारी रचनात्मक बातचीत हुई है और मैं कहूंगा कि भारत ने हमारी चिंताओं पर गौर किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नई दिल्ली द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति से लगातार अपडेट देने के लिए कहा है। इस्लामाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा निलंबित करने वाली याचिका को खारिज किया है। ये मामला इद्दत से जुड़ा हुआ है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने जब निकाह किया था तब इस्लामी रिवाजों के हिसाब से बुशरा बीबी ने अपने पहले पति से तलाक के बाद की जरूरी मियाद को पूरा नहीं किया था। इस मामले में दोनों को 3 फरवरी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। कीनिया में कई दिनों तक चले प्रदर्शनों के बाद सरकार झुक गई है। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने कहा है वो विवादित वित्त बिल को वापस लेंगे, जिसमें टैक्स बढ़ोतरी के प्रावधान थे। ये फैसला राष्ट्रपति रूतो ने कीनिया में फैले हिंसक प्रदर्शनों के बाद लिया। कीनिया के लोगों को संबोधित करते हुए रूतो ने कहा, ये साफ हो गया है कि कीनिया के लोगों को इस बिल से कुछ नहीं चाहिए था। बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून की शक्ल न देने की बात कहते हुए रूतो ने कहा, मैं हार मानता हूं। आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान की पारी को 56 रनों पर ही रोक दिया था। इसके बाद 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में ही मैच जीत लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना लगभग 25% है। इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। अगर बारिश होती है तो ओवर कम कर मैच को पूरा किया जाएगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।